कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो आपको कोई और नहीं बताता। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं तीन धुरंधर, क्योंकि आज बात होनी सर फिल्म धुरंधर की। प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में आ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। वैभव सिंह हमारे साथ हैं, आप उनको सुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर, खासकर उनकी जानकारी के लिए। और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। सर, बात धुरंधर की करनी है, आप मजाक में ले गए बात को। आज हम आपको बताएंगे ये जो धुरंधर पिक्चर आपने देखी, पार्ट 1 पार्ट 2 रिलीज हुआ है और इतनी ज़बरदस्त उसको सक्सेस मिल रही है। लोग कह रहे हैं ये सारी रिकॉर्ड तोड़ देगी ये फिल्म। कंट्रोवर्सी भी खूब क्रिएट कर रही है, मांग हो रही है। खास तौर पर हमारे कुछ मुस्लिम नेता जो हैं वो मांग कर रहे हैं कि ये नफरती फिल्म है, प्रोपेगेंडा फिल्म है, मोदी ये बीजेपी वालों ने बनवाई है, इसमें तो बीजेपी का पैसा लगा है, ऐसा भी लोगों ने कहा। इसको तुरंत बैन किया जाना चाहिए, देश में हिंदू मुसलमान करने के लिए बनाई गई है पिक्चर। मैंने तो नहीं देखी अभी तक, इसलिए मैं इस पर कुछ कहूंगा नहीं, और हम आज उस कंट्रोवर्सी में बात नहीं करने वाले। लेकिन धुरंधर के बहाने और ये जो वॉर चल रही है अभी ईरान, अमेरिका और इजराइल की, हमारे यहाँ पर एक उत्सुकता, एक कौतूहल लोगों के अंदर है कि ये खास तौर पर जो खुफिया दुनिया होती है, स्पाइस की, दूसरे देशों में जाकर के ऑपरेशंस कैसे करती हैं इंटेलिजेंस एजेंसियां, रॉ के बारे में हम सुनते हैं, लेकिन रॉ वाले कोई वर्दी पहन के तो घूमते नहीं, ये कैसे काम करते हैं। पाकिस्तान में आईएसआई है, हमारे यहाँ जब धमाके होते हैं तो हम आईएसआई का नाम सुनते हैं, या मोसाद का खूब नाम सुन रहे हैं कि मोसाद ने कैसे मार दिया आयतुल्लाह खamenei को, कैसे खबर मिल गई कि वो कब जा निकलने वाले हैं। अभी जो मारा गया उनके बाद जो अली लारीजानी, उनकी जो एक बड़े सीनियर नेता थे, उनको कैसे मारा, कैसे मोसाद को इतनी पिन पॉइंटेड खबर मिलती है कि कौन से लोग जो हैं बेरूत में हिजबुल्ला के एक होटल में, किस होटल में, किस कमरे में है, और वो उसी में खिड़की से घुसा के ड्रोन मार देता है। ये लोग ऑपरेट कैसे करते हैं? तो हम आज आपको कुछ इसकी रियल लाइफ जितनी बातें बताई जा सकती हैं, जानकारियां तो बहुत हैं हमारे पैनलिस्ट के पास, जो कुछ शेयर कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। मैं जो आपको एक उदाहरण दे रहा था, उनकी कुछ तस्वीरें भी हैं, वो आप देखिए। जैसे एक पुरानी तस्वीर है जुलाई 2024 की, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, दुनिया में नाम के हिसाब से आप कहें तो सबसे ज्यादा चर्चा मोसाद की होती है कि इनके एजेंट कहां कहां घुसे हैं कोई नहीं जानता। अभी चर्चा ये चल रही है कि ईरान में कोई बहुत सीनियर लेवल पर कोई ऑपरेटिव है वहां की एजेंसी में या सुरक्षा बलों में जो पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो मोसाद का एजेंट है, वही खबरें दे रहा है। जैसे ये तस्वीर आप देख रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर, बेरूत में एक घनी आबादी वाले इलाके के अंदर जो है ये दाहिए इलाका है, वहां एक स्ट्राइक किया उसने। अब आप जरा एक्यूरेसी देखिए इस बिल्डिंग पर, जहां जहां आपको अटैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब यह कि एक बिल्डिंग के अंदर 15 अपार्टमेंट, और हिजबुल्ला के ऑपरेटिव्स जो थे वो इस अपार्टमेंट में छुपे हुए थे, और ऐसे मारा कि बस वहीं जाकर के उसने शिकार किया। और ऐसे हमने कई तस्वीरें देखी हैं। मिसाइल का अटैक भी जो है एक ही फ्लोर पर, कोई बिल्डिंग नहीं गिराते, एक ही फ्लोर में जाके हमला करते हैं। पता है कि बस वो यही है। कासिम सुलेमानी को इन्होंने मारा था, कैसे खबर मिल गई थी कासिम सुलेमानी कहां पर है, कैसे जाने वाला है। अभी अली लारीजानी को मारा तो बताया जा रहा है कि वो अपनी बेटी से मिलने जा रहा था या बेटी से मिल रहा था, उस वक्त वहां जाके हमला किया। तो ये खबरें जो है वो कैसे आ जाती हैं। मैं एक और पिक्चर, एक और तस्वीर, लारीजानी वाली तस्वीर आपको दिखाता हूं। उसकी सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा चल रही है। अब वो कितनी सच है कोई नहीं जानता, लेकिन सोशल मीडिया पर क्लेम्स हैं ये एक ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के चीफ थे ये लारीजानी। कुछ दिनों पहले ये प्रदर्शन के लिए उतरे हुए थे सड़क पर। सोशल मीडिया पर एक आदमी ने डिक्लेयर कर दिया कि ये व्यक्ति मारा जाएगा, तो और खुद बताया कैसे मारा जाएगा। उन्होंने कहा पीछे लाल गोला दिखाई दे रहा है, ये आदमी इजराइल का एजेंट है। हो सकता है हवाबाजी हो सर केवल, लेकिन आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे खूब चल रहा है, इसका नाम तक बता दिया गया कि ये तो मोसाद का आदमी है। और कुछ दिनों के बाद अली लारीजानी सच में मारा गया। कैसे मारा गया, किसने खबर दी, कोई नहीं जानता इस बात को। इनके राष्ट्रपति थे एक रईसी, शायद 2024 में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। कल मैं सुन रहा था एक एनालिस्ट को, वो ये बता रहे थे कि 4 हेलीकॉप्टर उड़े, उसमें से एक में राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर खराब हो गया और वो क्रैश हुआ। तो क्रैश होते ही सब लोग नहीं मर गए, उसमें से मतलब शायद जीवित थे कुछ वक्त तक, वो एसओएस के मैसेजेस भेज रहे थे। कोई हेलीकॉप्टर बाकी 3 में से मुड़ के भी नहीं आया देखने के लिए। वो कह रहे थे कि ये सब कुछ प्लान था कि यही एक ही हेलीकॉप्टर इन्हीं का क्रैश होगा और कोई मदद के लिए भी नहीं जाएगा। ये लोग काम कैसे करते हैं, इसकी बात जो है हम लोग आज करेंगे। तो मैं देवेंद्र से, क्योंकि एक किस्सा कई बार सुन चुका हूं, आपने शो में भी बताया है,
वो तो हम क्योंकि शेयर कर चुके हैं तो उससे शुरुआत कर लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हाफिज सईदी, दूसरे वाला क्या नाम है सर उसका, मसूद अजहर। मसूद अजहर कुछ मिनटों से बचा। जिस जगह ऑपरेशन सिंदूर में 9 टारगेट्स में एक को टारगेट किया गया, हमारे पास ये खबर थी कि यहां पर मसूद अजहर आने वाला है और वो था वहां पे उस रात। बिल्कुल सौरभ, और जो पहली बैठक हुई थी ना पीएम की सीसीएस की बैठक में, तो उसमें उस बैठक में जो बाद में पता चला कि यही तय किया गया था कि ऐसा ना हो कि बस गए और कुछ कैंप उड़ा के चले आए जो पहले के 2 स्ट्राइक्स में हुए थे। इस बार बहुत डीप जाना है और कुछ ऐसा करना है कि स्ट्रक्चरल डैमेज हो आतंकवाद के, उस पे मनोबल पे भी, उस ढांचे पे भी। उसके बाद ये टारगेट तय किया गया मसूद अजहर का, और जो उतना लंबा वक्त लग रहा था अपनी तैयारी के साथ साथ उसको भी लगातार ट्रैक किया जा रहा था। बाद में जब ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद फिर किसी बड़े सोर्स से बातचीत हो रही थी, तब हमने पूछा कि कैसे वो बचा, तो उनका ये कहना था कि तकरीबन 10 साढ़े 10 तक वो वहाँ था और उसकी पहले एक्टिविटी सारी ट्रैक की गई थी और हमें ये अंदाजा था कि आज रात में यहाँ रुकेगा। शायद उनका अंदाजा है कि शायद किसी और सोर्स ने पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को ये जानकारी दी, 10:30 पौने 11 के बाद रात में वो वहाँ से वो निकल गया। और हमने क्योंकि उस समय तक ट्रैक करके मान लिया कि अब तो रात में यहीं रुकेगा जब इतनी रात में आया है तो, और वहाँ से रावलपिंडी के किसी मिलिट्री कैंटोनमेंट में उसको ले जाके वहाँ पे छुपा दिया गया था। तो उनका ये मानना है कि शायद चाइना ने ये कराया हो या जिसने भी कराया हो, बट वो इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंची, अन्यथा उस रात निकलने का कोई मतलब नहीं था उसका। जब उतनी रात जब वो पहुंचता था तो वो रुकता था। अच्छा। और उसी हिसाब से अपने ऑपरेशन का टाइम किया गया था कि एकदम गहरी नींद में रहे और फिर उस समय उसको आप उड़ाएं, सिविलियन को कोई डैमेज ना हो। तो वो एकदम पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन तो वो था ही था, बस कुछ घंटे की चूक थी। इनफैक्ट उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि मसूद अजहर भी नहीं रहता, बस कुछ घंटे की बात थी। अच्छा। तो वो ऑपरेशन अगर 4 घंटा पहले हुआ रहता तो। अब जैसे एक और ईरान का एक वाकया बताते हैं कि एक जनरल जो ये 12 दिन की लड़ाई हुई थी पिछले साल, तो आईआरजीसी की कुछ फोर्स के कमांडर थे जनरल इस्माइल कानी। उनकी तस्वीर आपको मैं दिखाता हूं। ये जैसे अभी भी दावा किया जा रहा है कि कोई बहुत सीनियर लेवल पर कॉम्प्रोमाइज है ईरान के अंदर, वही खबरें जो हैं वो दे रहा है। इनके बारे में ये आयतुल्ला के पीछे में खड़ा होते थे, आयतुल्ला के साथ हर जगह दिखाई देते थे। बाद में लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये व्यक्ति भी कॉम्प्रोमाइज था, शायद यही मोल था आईआरजीसी के अंदर, और ये सब मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है। देखिए, साइबर स्पेस में और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो या इस तरह की चीज़ें जो हैं, इसमें आप इजराइल का कोई कंपटीशन किसी से नहीं है दुनिया में। वो दे आर इन सम एस्पेक्ट्स सुपीरियर हैं इवन अमेरिकन टेक्नोलॉजी से साइबर स्पेस में। और उनकी पास अगर आप खुद देख लीजिए कि जो आप आईटी की जो बड़ी जायंट्स हैं, चाहे वो एडोबी हो, चाहे वो मेटा हो, चाहे वो गूगल हो, आप इनके ओनर्स देख लीजिए। इनके ओनर्स कौन हैं? वो सारे जूस हैं। ठीक है, तो ये उनके जो पेनिट्रेशन है साइबर स्पेस में वो ह्यूमंगस है, बहुत बड़ी है। दुनिया के जो बड़े हेज फंड्स हैं जो इन सारी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज के पैसे और एसेट्स उनके ओनर्स के मैनेज करते हैं, ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, ये इसके ओनर्स कौन हैं? लैरी फिंक तो अभी मुंबई भी आए थे, तो वो भी जू हैं, ब्लैक रॉक के जो सीईओ हैं, ओनर हैं। सो आप इस स्पेस में तो कोई मुकाबला नहीं है। तो आप कौन कब कहाँ किस वक्त है, और आज की दुनिया में आप किसी न किसी तरीके से, चाहे सीसीटीवी के थ्रू, चाहे आप मोबाइल फोन के थ्रू, चाहे रेडियो वेव्स के थ्रू, किसी न किसी तरीके से, या पेजर के थ्रू, आप उस साइबर स्पेस में या उस इलेक्ट्रॉनिक वेव्स वाले जो इकोसिस्टम है उसमें आप रहेंगे ही रहेंगे। या तो आप बिल्कुल बलोचों की तरह हो जाइए, पहाड़ों में रहिए और कोई मोबाइल फोन नहीं यूज करना, कोई इस्तेमाल ही नहीं करना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इस्तेमाल ही नहीं करते। ठीक है, तो क्योंकि ये पहले बलोच भी यूज करते थे, 2018 के बाद बलोचों ने यूज करना बंद कर दिया। अब पूरे बीएलए में या बीएलएफ में कोई भी ऐसा नहीं है जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इस्तेमाल करता हो। उनको जिसको इस्तेमाल करना है, अगर कोई अटैक की भी फोटो या वीडियो होती है तो एक जो एनालॉग कैमरा होता है उससे वो रिकॉर्ड होती है, वो कैमरा फिजिकली जाता है, किसी को देगा, फिर वो उसको साइबर स्पेस पे शेयर करे। ऑपरेशन जहां चल रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है उससे 500-600 किलोमीटर दूर। वो तो फोन छोड़ के तो पेजर पे ये हिजबुल्लाह वाले भी आ गए थे, वही मैंने कहा, सब एक साथ फटे। तो वही मैं कहता हूं ना, आप किसी भी फ्रीक्वेंसी पे, पेजर भी किसी फ्रीक्वेंसी पे ही ऑपरेट कर रहा है ना, तो अगर आप उस पे हैं तो आप मोसाद की ग्रिप में हैं। एक्चुअली मैं आज हम लोग ये व्यूअर्स भी ये जानना चाह रहे होंगे, हम ये बात करना चाह रहे हैं जितनी की जा सकती हो, मुमकिन हो, कि ये कैपेबिलिटीज हमने
क्या डेवलप नहीं की? जब हम आज़ाद हुए उसके बाद हमारे जो सिक्योरिटी अपैरेटस बना, उसमें ये सोच नहीं थी कि ये नो हाउ भी हमको डेवलप करनी है? ये हमने कब शुरू किया काम? आपकी एक क्लिप बड़ी वायरल होती है जिसमें आप बता रहे थे कि हमारे ही लोगों ने कैसे धोखा दे दिया था और रॉ के कई एजेंट्स जो हैं वो मारे गए थे। मुरारजी। तो, हाँ, तो अब ये जैसे तस्वीर लगी, ये व्यक्ति तो अमर हो चुके हैं, डोवल साहब। अब इतिहास जब भी लिखा जाएगा भारत का, उसमें जब भी हमारे सुरक्षा तंत्र की बात होगी, खुफिया तंत्र की बात होगी, तो इनका नाम लिया ही जाएगा। और उनकी खुद बताते हैं 7 साल वो पाकिस्तान में रहे हैं, वो उन्होंने वीडियोस में उसका वर्णन जो है वो कई बार किया हुआ है। सर, कहाँ से शुरुआत होती है भारत की इस दुनिया में? आर.एन. काव से। आर.एन. काव वो मतलब इंडियन इंटेलिजेंस के आप उनको फादर कहें तो कोई गलती नहीं होगी। ठीक है। और कितनी दूर तक की और कैसी कैसी प्लानिंग करते थे। ये कौन से डेकेड की बात है? ये जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी उसके बाद। 70s। हाँ, 70s। लेट 60s 60s में 66 में बनी थी, उसके बाद की बात है। तो कैसे प्लानिंग कर, अब आप जरा 1 मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि भारत की कोई इंटेलिजेंस एजेंसी ये योजना बना सकती है कि अमेरिका पर जासूसी करनी है। आर.एन. काव का प्रोजेक्ट था कि अमेरिका की जासूसी करनी है, पूरी तैयारी की। कौन कौन शामिल हुआ? अमेरिका, फ्रांस, ईरान। फ्रांस टेक्नोलॉजी देगा, इक्विपमेंट देगा, भारत मैन पावर देगा और ईरान जो है पैसा देगा। तो इसके लिए हुआ कि भेजा किसको जाए, ऑपरेशन की कमान किसको दी जाए? तो बी रमन जो उनके सबसे खास थे, कहा गया कि आप पेरिस जाएंगे, ये इसका मतलब हेडक्वार्टर या कहें स्टेशन जो है पेरिस होगा, और आप एक जर्नलिस्ट के रूप में जाएंगे। हिंदू के मालिकों से बात की गई, अखबार के, और कहा गया कि इनको नौकरी देनी है आपको। तो उन्होंने टेस्ट लिया, ट्रेनिंग दी, उसके बाद एज ए जर्नलिस्ट उनको नौकरी दी गई। उसके बाद 6 महीने या एक साल नौकरी की उन्होंने। उसके बाद उनको भेजा जाना था। अखबार वालों को कुछ मालूम नहीं था? अखबार वालों को केवल इतना बताया गया था कि सिफारिश पर नौकरी दे दी। हाँ। अच्छा। तो प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं, जर्नलिस्ट के रूप में नहीं जा सकता कोई। अगर बी रमन जाएंगे तो वो हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पर ही जाएंगे, लेकिन एम्बेसी में उनकी नियुक्ति होगी। तो डिप्लोमेटिक जो है उनको एक कवर भी मिलेगा और एक जो है आवरण भी रहेगा। अब वो बी रमन फिर गए, मतलब आर.एन. काव इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया तो मानना ही पड़ा। तो उनको भेजा गया, वहाँ ये ऑपरेशन शुरू हुआ, सारा सेटअप हो गया और ये काम शुरू। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा कि भाई हमारे देश में जो है ये किसी बिल्डिंग में या किसी जगह पर नहीं होगा ये सेंटर। तो इंडियन एम्बेसी जो पेरिस में थी उसमें बनाया गया दफ्तर। अब दुर्भाग्य की बात ये कि 79 की क्राइसिस हो गई, ईरान डूब गया, ईरान ने पैसा देना बंद कर दिया। तो फ्रांस ने कहा कि जब पैसा नहीं आ रहा तो हम इक्विपमेंट नहीं देंगे। तो कैसे प्लानिंग करते हैं, कितनी दूर तक की प्लानिंग करते हैं, इससे आप अंदाजा लगाइए। आर.एन. काव का इस मामले में कोई जवाब नहीं था। अगर मोरारजी देसाई की सरकार ने रॉ को खत्म नहीं किया होता, फंडिंग बंद कर दी, तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए, पूरा ऑपरेशन बंद कर दिया, प्रोजेक्ट बंद कर दिया, आर.एन. काव को हटा दिया, आप समझिए कि उस समय बलूचिस्तान में हमारे एजेंट थे और पाकिस्तान और दूसरी जगहों पर तो थे ही। और उसके बाद भी जब फिर से शुरू हुआ तो एक घटना शायद मैंने पहले भी आपको बताई थी। अटल जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, मुशर्रफ आर्मी चीफ थे, तो उनके लोगों ने कहा कि भाई लेजिटिमेसी के लिए कोई जो है सिविलियन पद होना चाहिए। ये हुआ कि प्रेसिडेंट बन जाए। उनके कोर ग्रुप की बैठक हुई, 5-6 लोग थे उसमें डिस्कशन हुआ, फैसला हुआ कि वो राष्ट्रपति बनेंगे। अच्छा। मुशर्रफ उस मीटिंग से बाहर निकल रहे हैं और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का फोन गया, राष्ट्रपति जी को बधाई। अच्छा। अब वहां मतलब पूरे एस्टेब्लिशमेंट में सन्नाटा कि ये 4-5 लोग सब अपने, इनमें से कौन है भाई?
अब पता नहीं जो पकड़ा गया कि नहीं, पकड़ा गया होगा तो मारा गया होगा, लेकिन इंटेलिजेंस इस तरह से काम करती तो है। ये क्यों, मतलब जो आपने बताया मोरारजी देसाई ने आर.एन. काओ को हटा दिया, हमारे रॉ के सिस्टम को उन्होंने वो कर दिया, क्यों? लेकिन मतलब कोई आइडियलिज्म में या किस लिए? नहीं, उनको लगता था कि इंदिरा गांधी ने रॉ का गठन किया अपना करप्शन का पैसा विदेश में भेजने के लिए, पार्क करने के लिए। अच्छा। और उनको लगता था कि ये इंदिरा गांधी के लिए पर्सनली काम करते हैं, भारत के लिए ये लोग काम नहीं करते। अच्छा। हाँ, तो इस वजह से, और उनका एक सैद्धांतिक वो भी था, वो अलग था, लेकिन असली वजह ये थी कि उनको लगता था कि रॉ क्रिएट ही की गई इंदिरा गांधी के प्रोटेक्शन के लिए, मतलब उनका चाहे काला पैसा हो चाहे दूसरी बट तरह। रॉ को चलने दिया उन्होंने, मतलब वो बंद नहीं किया ऑफिशियली, अच्छा, लेकिन उसको एक तरह से डिसफंक्शनल कर दिया। ऐसे काम में सौरभ डोमेस्टिक हो या फिर मतलब आईबी का काम हो या फिर रॉ का इंटरनेशनल लेवल पे अनअकाउंटेड मनी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, बहुत ही ज्यादा। तो अब उस हिसाब से उन्होंने, मुझे लगता है शायद उन्होंने सोचा होगा कि सर अब जैसे ये धुरंधर जो है पिक्चर आई, इसकी शुरुआत जैसे होती है, मैंने देखी पार्ट 1 देखा था कि वो कांधार के हाईजैक से जो है उसमें जो कैरेक्टर बेस किया गया है अजीत डोभाल के ऊपर, उनको वो मतलब एक किस्म की कसम लेते हैं कि मैं इसका बदला लूंगा। तो पाकिस्तान में एक आदमी प्लांट किया जाता है, वो कैसे कराची में वो लियारी के क्रिमिनल नेक्सस के अंदर वो शामिल हो जाता है। पता नहीं है कितनी बातें सही हैं या नहीं है, मगर ये तो डोभाल साहब खुद ही बताते हैं कि उन्होंने खुद ऑपरेट किया पाकिस्तान में। हाँ, उसकी कहानियां तो अब एकदम से सार्वजनिक है। अभी ये क्या करते हैं नहीं बताते। आमतौर पे ऐसे मामलों में आप सौरभ देखेंगे, जैसे पाकिस्तान का जब एटॉमिक कार्यक्रम चल रहा था तो उसकी कहानियां बाद में फिर बाहर आनी शुरू होती, मतलब 20-30 साल 40 साल बाद वो चीज़ें बाहर आनी शुरू होती हैं। तो अभी जो कुछ हो रहा है या से 40 साल बाद आपको स्पेसिफिक के साथ मिलना शुरू होगा कि अच्छा इस तरह से किया जा रहा था। स्वाभाविक सी बात है कि आप उसी समय सारी चीज़ें सार्वजनिक करने लगे तो आप समझ सकते हैं कि, बट इसके एक्सपर्ट के तौर अरे पर ये बताइए कि जैसे ये मुसाद है, ये अपने दुश्मनों को नहीं भूलता इजराइल कभी, सालों साल बाद जाके मारा, दुनिया के कोने कोने में ढूंढ के मारा, अभी भी वही कर रहा है। म्यूनिख ओलंपिक्स के लोगों को कब मारा, कितने सालों के बाद। हमारे जो मोस्ट वांटेड लोग हैं, अभी एक का आप मसूद अजहर का नाम ले रहे थे, हाफिज सईद है, दाऊद इब्राहिम है, और जो भी जितने भी हैं, ऑब्वियसली ये सब निशाने पे तो रहते होंगे ना, इनकी लुकआउट पे तो हम हमेशा रहते होंगे ना। विदेश में तो हम लोग ये सब नहीं करते और निश्चित तौर पे, लेकिन जानकारी के हिसाब से देखे नहीं, मतलब ऑफिशियली मैं कह रहा हूँ कि, लेकिन 2014 के बाद अगर इस सिस्टम के लोगों से आप बात कीजिए तो ये जरूर समझ में आएगा कि जिस लुकआउट की आप बात कर रहे थे एकदम स्पेसिफिक के साथ रहता है। जैसे दाऊद इब्राहिम के बारे में एक बार जब उन्होंने पूछा कि आजकल कहाँ है क्या है, तो हमें ये बताया गया कि उसके जिस घर में वो रह रहा है उस घर से, उसके फ्लोर से अगर 6 फीट ऊपर के बाद कोई भी उसकी एक्टिविटी कहीं से जा रही हो तो उस समय तक की तस्वीरें हमारे पास होती हैं और उस समय तक का इन्फॉर्मेशन हमारे पास होता है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो उसके चलते पाकिस्तान ISI ने और वहाँ की फौज ने उसका घर से बाहर निकलना ही बंद करवा दिया था एकदम। अच्छा, क्योंकि एकदम से निशाने पे था कि वो बाहर निकला। आज संयोग वैसे उस समय पाकिस्तान में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो भी रही थी कि कोई अज्ञात आता था, मार के चला जाता था, हो सकता है नामालूम अफराद, हाँ, न जाने कौन होते। तो दाऊद के लिए भी उस तरह की तैयारी हो सकता है पाकिस्तान वालों ने कर रखी हो कि बाहर निकले तो वो उड़ाएंगे इसको, बट जानकारी एकदम स्पेसिफिक रहती है सौरभ। 2014 के बाद इसमें बहुत एग्रेसिवली इंफॉर्मेशन समझ में आता है कि उस अप्रोच में कोई कमी नहीं है। और ऐसी चीज़ों को कि जैसे मोसाद यहाँ ये कर रहा है, वो वहाँ कर रहा है, इस तरह की बात अगर इन लोगों के सामने कीजिए तो बड़े, मतलब वो इस रूप में नहीं कहते कि हाँ ये गलत है या कुछ हो रहा है, उस तरह से एक कॉन्फिडेंस नजर आता है। अच्छा, अब संयोग है कि पाकिस्तान में हो जा रहा है, कनाडा में हो रहा है, बाकी सारी चीजें तो संयोग है, उसमें संयोग हमारी है involvement और तो क्या है नहीं। उसमें। नहीं, दाऊद को तो मारने का वैभव को पता होगा अच्छी तरह से, सब कुछ तय हो चुका था। टारगेट हिट करने से पहले जिन लोगों को ये काम करना था वो पैनिक कर गए, तो एक अपार्टमेंट पहले जो है उन्होंने ब्लास्ट कर दिया, फिर वहां से जो है ऐसा नहीं हटा बेटी दिया। की शादी हुई थी या बेटे की शादी दुबई में, उसमें भी बहुत चली थी चर्चाएं कि ऐसा कुछ वहाँ जावेद ढूंढ रहे हैं मियादाद इसको। के बेटे से हुई। जावेद मियादाद के बेटे से। मैं तो आपको उकसाने के लिए बैठा हूँ यार, ये कहाँ से अंदर से निकली ये सब चीजें। हाँ, धीरे धीरे। अभी मुझे बता रहे थे हाफिज सईद वाला, हाफिज सईद के घर के पास एक बार बम फटा था, मुझे याद है, हम लोग कवर कर रहे थे उसको, तो यहाँ भी बड़ा वो हुआ था कि मारा गया, लेकिन फिर पता चला नहीं उसके उसकी बिल्डिंग में या उसके घर में नहीं हुआ। एक्चुअली हुआ क्या है कि बहुत सारे जो अफगान्स निकाल दिए गए पाकिस्तान से, पिछले आपने देखा ना करीब 25 लाख अफगानों को हाँ, निकाल दिया इन्होंने पाकिस्तान से।
तो पिछले 5-6 साल में पाकिस्तान में करीब 100 से ज़्यादा आतंकवादी जो है नामालूम अफराद ने मारे हैं टारगेटेड किलिंग में, ठीक है। और तकरीबन 1 दर्जन ISI के ऑफिसर्स मारे गए, ठीक है, जिसमें कि एज सीनियर एज ब्रिगेडियर रैंक तक के ऑफिसर्स को गोली मारी गई है, ठीक। अब ये अब जरा इनका अगर आप लिस्ट निकालेंगे और देखेंगे ये लोग कौन थे, तो इसमें से 99% वो लोग हैं जो भारत में किसी न किसी बॉम्ब ब्लास्ट में, किसी न किसी आतंकवादी हमले में कभी न कभी इन्वॉल्व रहे हैं। कोई 2005 के बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व था, कोई 2006, 7, 8। अच्छा, तो आप जो कह रहे थे क्या हम वॉच रखते हैं, हम 10 साल बाद 20 साल बाद, तो हमने मारा है 20 साल बाद, अगर हम ये मान लें कि उसी वजह से मारा गया है तो, ठीक। तो पब्लिकली मोसाद ने भी कभी ओन नहीं किया है किसी भी अपने ऑपरेशन को, और कोई भी इंटेलिजेंस की जो नींव होती है ना, वो नींव ही डिनायबिलिटी पे रखी जाती है। बिल्कुल सही, ठीक है। ये जो कहते हैं लोग कि आप अपने यहां से आदमी को भेजते हैं, अगर आपको वहां पे अगर लोकली आदमी अवेलेबल है, अब मोसाद के जितने भी लोग वहां ऑपरेट कर रहे हैं ईरान में, वो सारे के सारे ईरानियंस हैं, ठीक है। वो काम मोसाद के लिए कर रहे हैं, लेकिन ईरानियंस है। वो बेस्ट केस सिनेरियो होता है कि आप उस देश के अंदर उस देश के लोगों को अपना एसेट क्रिएट करें। आपको अपने यहां से भेजना पड़ रहा है तो यू हैव फेल्ड एज एन इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है। आप वहां पे अपने एसेट्स को जनरेट कर लीजिए। जो आयतुल्लाह की खबर दे रहा है, जो वो लारिजानी वहां की का खबर लोकल दे रहा है, है, वो सिस्टम में कहीं बहुत सीनियर बैठा है। हाँ, वो एम्बेडेड है उस सिस्टम में, और जरूरी नहीं है कि वो आज का हो। वो जब ज्वाइन किया होगा तब उसको रिक्रूट किया होगा उन्होंने, आज वो सीनियर हो गया है भले ही। तो ईरान का प्रोजेक्ट आज का प्रोजेक्ट तो नहीं है, ये तो इस्लामिक रिवॉल्यूशन जब आया ईरान में तब का प्रोजेक्ट है। तब से वहां पे एसेट्स बिल्ड किए जा रहे हैं, तब से वहां पे सेफ हाउसेस बिल्ड किए जा रहे हैं, तब से वहां पे एक कम्युनिटी जो है इंटेलिजेंस की क्रिएट की जा रही है। उसी तरीके से हमारा प्रोजेक्ट तो उनसे कहीं पुराना है, और हमारा प्रोजेक्ट तो हम एक बार सक्सेसफुली ऑपरेट, दुनिया में इकलौती इंटेलिजेंस एजेंसी है RNAW, जिसने अपने फॉर्मेशन के 4 साल के अंदर पाकिस्तान तोड़ करके एक नया मुल्क बना दिया था। दुनिया में कोई एजेंसी ऐसा कर नहीं पाई आज तक। वो इंटेलिजेंस ऑपरेशन था, 100% RNAW ऑपरेशन था वो। उसमें आर्म्ड फोर्सेस तो सब उसका एग्जीक्यूशन उन्होंने किया था, बट वो मूवमेंट खड़ी कहां से हुई? जो रिवॉल्ट खड़ा हुआ ईस्ट पाकिस्तान में, भाई सबसे ज्यादा वोट तो ईस्ट पाकिस्तान वालों ने दिया था पाकिस्तान के लिए, तो उन्होंने देश को तोड़ दिया। 4 साल लगे थे RNAW को वहां पे ऐसा माहौल क्रिएट करने में कि सारे खड़े हो गए, मुक्ति बाहिनी बन के खड़ी हो गई, लोग हाथों में लड़ने के लिए खड़े हो गए। पाकिस्तान आर्मी को ऑपरेशन सर्चलाइट चलाना पड़ा, उसको भी कैपिटलाइज किया, उसको भी काउंटर किया और देश बना के खड़ा कर दिया। दुनिया में कोई एजेंसी मुझे बता दीजिए जिसने ये किया हो, कोई नहीं कर पाया आज तक। दूसरी चीज, RNAW का बजट दुनिया की जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनमें सबसे कम बजट वाली एजेंसी है। मैं आपको गरीब एजेंसी है। मैं आपको आज भी बता दे रहा हूं कि एक ऐसी एजेंसी है जहां पे 1-1 रुपए का हिसाब किताब होता है। एजेंसीज जानी जाती हैं, सभी पराशर जी कह रहे थे कि अनअकाउंटेड मनी, ये अनअकाउंटेड मनी होती है, वो कैश में ऑपरेशंस होते हैं, कैश में डील करती है, उसकी भी पर्ची होती है, बिना हिसाब किताब के नहीं। क्योंकि RNAW एक ऐसी एजेंसी है जो CIA की तरह ऑर्गन स्मगलिंग नहीं करती, ड्रग स्मगलिंग नहीं करती, चाइल्ड ट्रैफिकिंग नहीं करती, ISI की तरह ये सारे काम नहीं करती। ISI क्या करती है भाई? ISI के पास दुनिया भर का अनअकाउंटेड पैसा ड्रग स्मगलिंग से आता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। हमारी एजेंसी तो ऐसा कोई काम नहीं करती है। तो हमारी एजेंसीज का जितना भी पैसा है वो सारा टैक्स पेयर का पैसा है। जैसे पाकिस्तान की ISI है तो वो उनकी आर्मी का पार्ट, मतलब मिलिट्री फोर्स विंग का पार्ट है वो। रॉ की रिक्रूटमेंट कहां से होती है सर? ये मतलब पुलिस से लेते हैं? मेजरली IPS, मेजरली IPS काडर है। अच्छा। और लेकिन उसमें कुछ होते हैं जो एम्बेड हो जाते हैं परमानेंटली, उसमें एसिमिलेट हो जाते हैं, फिर करियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हो जाते हैं, फिर अपने पेरेंट कैडर में वापस नहीं जाते हैं। एक गलती जो जिसको मैं पर्सनली मानता हूं कि वो गलती थी, वो ब्रिजेश मिश्रा जी ने की थी। पहले ऐसा था कि आप आते थे तो आप उसमें ही रहते थे, आप वापस नहीं जा सकते। आते भी तो एक शॉर्ट टर्म 1 साल 2 साल के डेपुटेशन पे आते थे, ठीक है। अब ब्रिजेश मिश्रा जी ने ऐसा कर दिया था कि अब आप 10 साल भी करके अगर आप पेरेंट कैडर में अगर आप IG या DGP बनने के लिए आप एलिजिबल हो गए तो आप सोचते यार मैं वहां जाके DGP बन जाता हूँ अपने पेरेंट कैडर में, वरना यहाँ पे तो DGP नहीं बन पाऊंगा। तो ये उन्होंने अलाउ कर दिया। अच्छा। ये गलत था। तो इससे क्या, इंस्टीट्यूशनल लॉयल्टी कॉम्प्रोमाइज हुई है, पहले ये चीज नहीं थी सर। लेकिन ये क्यों, इसको गलत क्यों माना गया हमारे यहाँ पर? भाई अगर मैं
अगर मैं कोई डेनमार्क या फिनलैंड हूं कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है दुनिया में, तो बड़ी अच्छी बात है भाई, आप भी दुनिया के साथ प्यार से रहिए, वो भी आपके साथ प्यार से रह रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसे पड़ोस में रहते हैं जैसे जिसमें हम हैं और आपके दुश्मन हैं और वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, तो क्यों इसको खराब माना गया कि भाई तुम भी पलट के नुकसान पहुंचाओ और हर तरीके से पहुंचाओ? सोच महात्मा गांधी से शुरू कीजिए, मोरारजी देसाई तक आ जाइए आप। महात्मा गांधी ने कहा कि भारत को फौज नहीं बनानी चाहिए। सरदार पटेल उनके सबसे बड़े अनुयायी, उन्होंने कहा मैं अहिंसा का समर्थक हूं गांधी जी के, लेकिन किसी देश की सिक्योरिटी पॉलिसी ये नहीं हो सकती है। बनेगी फौज भारत की और सबसे स्ट्रांग फौज बनाने की कोशिश करेंगे। मोरारजी देसाई की बात कर लीजिए या इंद्र कुमार गुजराल की बात कर लीजिए, निशाने पाकिस्तान क्यों मोरारजी देसाई को मिला? कहुटा की सूचना दी थी, मतलब वो कोई जासूसी नहीं कर रहे थे, लेकिन बड़बोलेपन में हमको मालूम है कि आप कहुटा में क्या कर रहे हैं, खत्म हो गई बता बात। दिया कि हमको पता है। हाँ, हमको पता है। उन्होंने सब उसको छुपा लिया होगा। हाँ, सब जो हटा दिया, बदल दिया, बहुत कुछ कर शुक्र दिया। कीजिए अपना भी बता दिया। गुजराल साहब का बताइए। हाँ, गुजराल साहब ने तो जो है सारे जो रॉ के एजेंट्स थे उनकी पहचान, उनका नाम पता सब दे दिया पाकिस्तान को, ये हमारे लोग हैं, ये ठीक काम नहीं कर रहे हैं। सब मारे गए। 1,500 से ज्यादा नाम थे, इमेजिन कीजिए। ये सब पब्लिक में है सर, बिल्कुल हाँ, हाँ। मतलब रिकॉर्ड बना। हाँ, मतलब ये इसमें कोई गोपनीय बात नहीं बता रहे हैं। बहुत से जो भी जानना चाहता है उन सब लोगों को पता है, और इस बात को इस तरह सीधे इस रूप में नहीं, इंद्र कुमार गुजराल स्वीकार कर चुके हैं कि हमको जो है अपने पड़ोसी देश में इंटेलिजेंस की कोई जरूरत नहीं है, जासूसी की कोई जरूरत नहीं है। जब ये खुद पार्टीशन के विक्टिम थे, हाँ, उस स्टेट के विक्टिम थे वो, हाँ। पूरा परिवार विक्टिम था। भाई ये इंटेलिजेंस, ये आपकी रक्षा का एक अंग है, बहुत बड़ा अंग है। कैसे इससे हम लोग इनकार कर सकते इंटेलिजेंस अगर आपकी नहीं हो तो कब अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से हमला हो जाए, आपको नुकसान हो जाए, कुछ पता नहीं है। आप मतलब इंटेलिजेंस आपकी आंख कान है, हैं? बिल्कुल। कि आपको हर समय हर पल कम से कम अपने दुश्मन की जानकारी हो। लेकिन हमारे बहुत से नेताओं की सोच ही ऐसी नहीं थी। मोदी जी ने आते ही डोभाल साहब को क्यों चुना और आज तक उनके साथ है? अभी पहले से जो ट्रैक रिकॉर्ड था अगर आप देखें तो 2009 के इलेक्शन के समय आपको ध्यान होगी जब लालकृष्ण आडवाणी ने एक शैडो करके कैबिनेट बनाई थी। चुनाव से पहले ही 6 महीने पहले से, जब वो बहुत विस्तार से इस पे चर्चा की जाती थी कि किस तरीके से हम लोग सरकार में जब हम आएंगे क्या तो क्या करेंगे, तो उसमें तब विवेकानंद फाउंडेशन जो है, जो उसमें डोभाल साहब एक्टिव थे, वो बाकायदा Director थे आके उस समय भी आके वहाँ पे बहुत सारे प्रेजेंटेशन वगैरह तब दिए थे। रिटायर हो चुके थे। हाँ, रिटायर हो चुके थे। रिटायरमेंट के बाद विवेकानंद फाउंडेशन में थे और पूरी एक टीम उसी हिसाब से काम करते थे। तो आडवाणी जी के घर पे ये अक्सर आते थे और पूरा प्रेजेंटेशन उस समय ये रहता था। तो नरेंद्र मोदी से संपर्क तो इनका बहुत पुराना रहा है और जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी की अपनी जो कार्यशैली है, जो बात आप कह रहे थे कि हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं, वो इसी तरह वाली कार्यशैली है। वो इन सारी चीज़ों को लेकर सवाल खड़े करते हैं कि ऐसा कैसे कि दुनिया में कोई दुश्मन हमारा बैठा हो और हम लाचार हो, हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं, करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो इस तरह की सोच वाले लगातार थे और इनका अपना जो ऑपरेशन करने का तरीका हो वैसे ही है। अब बालाकोट, उरी, ऑपरेशन सिंदूर, जम्मू कश्मीर में 370 हटा, श्रीलंका में जब धमाका हुआ था इसकी जानकारी हम लोगों ने पहले दी थी। वो एक पिक्चर आपको याद होगी ना, जब 370 हटा तो ये चले गए कश्मीर के वहाँ शोपिया में कहीं घूम रहे हैं और रोड साइड बैठ गए किसी वेंडर से कुछ लेके कुछ खाने लगे, बिरयानी खा रहे थे। तो वहाँ पे जितने ऑपरेशन सौरभ हुए हैं, बालाकोट, उरी, ऑपरेशन सिंदूर या 370 वाली बात की आपने, श्रीलंका वाले मैंने आपको बताया, चाइना किस प्रकार से हिंद महासागर में क्या कुछ कर रहा है, ये सारी चीज़ें तो इन्हीं सब ऑपरेशन का नतीजा है। वो जो हम लोग मॉनिटरिंग जो करते हैं, पिछले आप 10 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें तो कम से कम 8 या 10 आपको बड़ी चीज़ें नजर आएंगी जिसे रॉ ने हासिल किया है। भाई डोभाल साहब को माना जाता है कि भारत के सबसे बेहतर फील्ड ऑफिसर थे इंटेलिजेंस के। पंजाब में मिलिटेंसी खत्म कराने में 2 लोगों का हाथ, मतलब ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे कह रहा हूँ, पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ। एक गिल साहब, केपीएस गिल, और दूसरे अजीत डोभाल। इनकी टीम एक्शनेबल इनपुट जो इंटेलिजेंस जो प्रोवाइड करती थी और गिल साहब की टीम जो है न्यूट्रलाइज करती थी। तो इन दोनों का जो काम करने का तरीका था, जिस तरह से पंजाब में मिलिटेंसी इतनी आसानी से या इतनी जल्दी खत्म नहीं हुई होती अगर ये 2 लोग ना होते। और
कांधार में नेगोशिएटर थे आप, ये डोवाल साहब जिससे वो जानते हैं आप। धुरंधर पिक्चर शुरू हाँ, होती है हाँ। जिससे हाँ। और आप देखिए कि उनकी इंटेलिजेंस, मतलब उनकी इंटीग्रिटी और उनकी जो क्षमता है उसको देखते हुए मनमोहन सिंह सरकार ने ही इनको आईबी का डायरेक्टर बनाया। तो इससे आप समझिए कि कैलिबर क्या है उस आदमी का। और वो ऑपरेशन ब्लैक थंडर, तो उस पर तो किताब भी आ चुकी है कि पूरी इंटेलिजेंस मना करती रही। ये जाके स्वर्ण मंदिर में रहते थे ब्लू स्टार के बाद जो हुआ हाँ। था, हाँ। कि सबने कहा किसी दिन मारे जाओगे, और वहां से निकलते थे लगभग रोज या दूसरे दिन निकलते थे और इंफॉर्मेशन देते थे। वहां जितने मिलिटेंट थे उनको एक दूसरे के खिलाफ लड़ा के एक दूसरे से मरवाया। वहां कुछ लोगों को शक हुआ, पूछा कहां जाते हो, बोले कि पाकिस्तान जाते हैं। आईएसआई से जो है इंफॉर्मेशन मिलती है क्या करना है। तो इस तरह का इंटेलिजेंस का जिसको अनुभव हो वही वो इस तरह की संस्था खड़ी कर सकता है, इस तरह की व्यवस्था बना सकता है। 2014 के बाद सौरभ अकेले व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो काम कर रहे हैं, जिस पद पे थे उस पद पे बरकरार हैं। इसके अलावा पूरी टीम अगर आप देखें तो कोई भी व्यक्ति इतने लंबे समय तक उसी रोल में नहीं रहा है इनके अलावा। और वही विश्वास, वही भरोसा, और कैबिनेट रैंक के साथ, कैबिनेट रैंक के साथ। लश्कर और जैश के इतने सारे आतंकवादी मारे जाते हैं, कई सारी इन्फॉर्मेशन तो वहाँ से होती है। जब गिलानी वहाँ कश्मीर में मरा था तो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी बनी कि रात रात की एक जब अंतिम यात्रा निकाली जाएगी तो उसमें लंबा समय वो लेना चाह रहे थे, 1-2 दिन बाद कराने का। और पाकिस्तान से ये मैसेज आया था कि इसको बुरहान बानी की तरह एक माहौल खड़ा किया जाए। तुरंत इंटेलिजेंस खबर आई, सिस्टम को बताया गया, सिस्टम ने रातों रात इंस्ट्रक्शन दिया कि कोई मौका नहीं दिया जाएगा कि कल आप अंतिम यात्रा निकालें और उसमें जुलूस निकले और लोगों का हुजूम हो। और गिलानी का परिवार तब तैयार नहीं था। कहा यह जाता है कि तब शायद डीजीपी भी थोड़ा सा उस दबाव में थे कि करें या ना करें, लेकिन सख्त निर्देश दिया गया, रातों रात खत्म हुआ, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। नहीं, ये जो एयर स्ट्राइक हुई उससे पहले अगर आप याद कीजिए तो अखबारों में, सोशल मीडिया पर कि बीमार रहने लगे हैं डोवाल साहब, रिटायर होने जा रहे हैं, इस दिन हो जाएंगे, उस दिन हो जाएंगे, उन्हीं की चलवाई खबर थी। अच्छा। और जो ब्रीफिंग होती थी जिसमें शामिल होते थे, रात में होती थी मीटिंग, पूरी सिक्योरिटी छोड़कर, अपनी गाड़ी छोड़कर ऑटो रिक्शा से जाते थे। बताया था आपने। हाँ। नहीं, अभी तो जैसे इनका एक और बयान बड़ा वायरल होता है, बार बार आ जाता है सोशल मीडिया पे, आप देखेंगे तो कि एक मुंबई अटैक और अगर पाकिस्तान ने किया तो इट लूज बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान के हालात अब आप देख लीजिए क्या है। हम उसमें कुछ कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हालात देखें वहाँ क्या बने हुए हैं। और वहाँ अभी जैसे अभी इन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है तो इनका जो डीजी ISPR है वो उसने सब जगह इंटरव्यू दिए। जब ये हुआ ना कि 400 लोग मार दिए, अस्पताल पे हमला किया, तो वो कहने लगा कि हमने तो जो है इनके हथियार के डिपो पे हमला किया था। फिर उसने कहा कि अच्छा एक बात बताइए कि ये ड्रोन आए हमारे यहाँ अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान में कौन सी फैक्ट्रियाँ लगी हैं ड्रोन की, तो इनको ड्रोन तो इंडिया ने दिए थे, तो जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो हम करा रहे हैं उनके हिसाब से, अफगानिस्तान जो है उसको सारी मदद जो है वो हम दे रहे हैं, पियोगे, ऐसा उनको लगता है। नहीं, देखिए बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी ने कराची में ऑपरेशन करके करीब 22,000 लोगों की हत्या की जब रहील शरीफ आर्मी चीफ थे। सन 2015-16 की मैं बात कर रहा हूँ। तो 15 से लेकर के 2018 के बीच में 20,000 कराची में महाजिर मारे गए। मुहाजिर, अच्छा। हाँ। और जो यहाँ से वहाँ गए पाकिस्तान, हाँ, वो मारे गए। और जिसमें कि बहुत सारे सीनियर पॉलिटिशियंस, मुशर्रफ भी वही थे, ठीक है, मुहाजिर ही थे। हाँ, और बहुत सारे सीनियर पॉलिटिशियंस भी उसमें मारे गए। मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, वहाँ के सांसद थे, वहाँ की असेंबली में लोग, स्टेट असेंबली में विधायक थे, वो भी मारे गए। पाकिस्तान आर्मी का ये था कि ये सारे के सारे रॉक एजेंट थे। अच्छा। तो अब आप मुझे बताइए कि ये मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, 15 से 18 के बीच की बात कर रहा हूँ। तो अगर 3 साल, अगर 20,000 अगर लोग अगर एक कराची शहर में है तो पाकिस्तान की आबादी तो कुछ 25 करोड़ है, ठीक। एक शहर में अगर 20,000 लोग हैं तो और पाकिस्तान बहुत लीकी प्लेस है। पाकिस्तान में कोई भी चीज़ आप छुपा के नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई न कोई, किसी न किसी का एजेंट जरूर है। ये पाकिस्तान के बारे में मशहूर है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो किसी भी रैंक पे हो, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे पॉलिटिकल वर्कर हो, वो किसी न किसी के पेरोल पे
हायर्ड ये माना जाता है। वहाँ एसेट डेवलप करना आसान है? बहुत आसान है। अच्छा। ठीक है, बहुत आसान है वहाँ पे। और इसीलिए अगर आप देखिए तो आप बलूचिस्तान की बात कर रहे थे, बलूचिस्तान आज पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होता 2026 में। ये अमेरिका ने ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है कि इसको अलग नहीं होने देना, कि इसको अलग नहीं होने देना है। और मैं आपको आपके चैनल पे बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, इंडिया के सामने उन्होंने डिप्लोमेटिक लेवल पे और स्ट्रेटेजिक लेवल पे ये अमेरिका का ऑब्जेक्शन है कि बलूचिस्तान शुड नॉट बी लिबरेटेड अवे फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, वरना अगर अमेरिका का ऑब्जेक्शन और इतना स्ट्रांग ऑब्जेक्शन ना होता तो आज वो पिछले 12 साल तो बहुत लंबा टाइम है बलूचिस्तान की फ्रीडम के लिए, जब वो अपनी पूरी 8 लाख की फौज लेकर के BLA से एक जाफर एक्सप्रेस 4 दिन तक नहीं खाली छुड़वा पाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो BLA की टोटल फोर्स है, जहां पे उनको अब TTP वालों ने ज्वाइन कर लिया है टैक्टिकल लेवल पे, ऑपरेशनल लेवल पे, और जो हमारे पास जो कैपेबिलिटी है अगर उसका उपयोग किया जाए, अगर किया जाए, तो आपको लगता है कि अगर 4 दिन एक ट्रेन नहीं छुड़ा पा रहे हैं 50-100 BLA वालों से, तो BLA की और TTP की टोटल स्ट्रेंथ 50,000 है। तो अगर 50,000 की फोर्स अनलीश कर दी जाएगी उनके ऊपर, तो 50,000 तो मुक्ति वाहिनी में भी नहीं थे। तो और ये वो TTP और वो BLA है जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स हैं, गियर्स है, सब कुछ है। तो उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। ख्वाजा आसिफ खुद पार्लियामेंट में खड़े होकर के अभी 1 महीने पहले वहां का डिफेंस मिनिस्टर कह चुके हैं कि हमारा फौजी जो जूते पहनता है वो $2,500 के आते हैं और BLA वाला जो पहनता है वो $2,500 के आते हैं। एक्चुअली टाइम बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं, लेकिन आप ये सोचें जरा कि कितना थैंकलेस काम है। हो सकता है ये तीनों लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम जानते हो, बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस के बारे में जानते हो जो भारत की सुरक्षा के लिए किए गए, कामयाब भी हुए, बहुत सारी साजिशें दुश्मनों की नाकामयाब बनाई गई, लेकिन लोग मारे गए जिनका कोई नाम भी नहीं डिस्कस नहीं कर सकते। जिन लोगों ने अपनी जान दे दी उनके बारे में बात नहीं कर सकते। उनको कभी कोई गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिले होंगे तो वो भी नहीं मिलते, बहुत सीक्रेसी में मिले होंगे, जो भी, बट वी कैन नॉट इवन डिस्कस दैट। एक चीज मैं बता दूं, UPA 2 के टाइम पे POJ के इंडिया में मिलने के लिए तैयार था, 2.5 लाख लोग सड़कों पे निकले हुए थे, एंड वहां की पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप तैयार थी कि हम ये 2.5 लाख लोग सड़कों पे उतरेंगे। ये उसका एक लीडर थे, उन्होंने कहा कि हम ज्वाइन करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मना कर दिया था। ये मैं आपको बता रहा हूँ। UPA 2 कुछ सुन के हैरानी सी नहीं होती सरकार। और उनका जो लीडर था जी, उनका लीडर अगले 72 घंटे में मार दिया गया। इस पर अब वैभव के साथ एक अलग प्रोग्राम नई सिरे से। सर आज इतना ही समय था सर, बहुत धन्यवाद प्रदीप जी प्रोग्राम में आए आप। वैभव बहुत शुक्रिया, देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका।